इकोनॉमी पे बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का मजबूत रुझान देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 99,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया था और फिर मार्केट में मंदी देखी गई। मार्केट में सुबह भी मंदी का रुझान बरकरार रहा, जिसके बाद उतार चढ़ाव भी हुआ और फिर 98,079 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की जानिब इसका जो तारीखी सफर है वो रवां दवा है। सियासी अदम इस्तेहकाम को सरमायाकारों ने रद्द कर दिया है और हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उस पर एतमाद का इजहार करते हुए मुल्क में सरमायाकारी की जा रही है। उधर बेलारूस के सदर दौरा पाकिस्तान पर मौजूद है। दोनों मुल्कों में माबैन मुख्तलिफ जो मुआहिदे हैं उन पर दस्तखत होंगे। ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और इससे कौन से शोबे ऐसे हैं जिनमें सरमायाकारी की उम्मीद है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ नन अदर दैन डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद है, हमारे मुआशियात हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं इन मुआशियात के तमाम मामलात पर। उनसे हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मुस्बत रुझान देखा गया है, आज सुबह मंदी देखी गई है, क्या वजह आपको दिखाई देती है कि मुस्बत क्यों था और आज मंदी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली तो बात यह है कि जब मार्केट शुरू हुई अपवर्ड जर्नी पे तो पाकिस्तान में एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन थी। आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल हो रहा था। आईएमएफ का प्रोग्राम होता है एक एक्सटर्नल यानी कि बैरूनी खसारे पे एक काबू पाया जाता है। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी दिखाई देती है। उससे सबसे बड़ा जो असर है वो पॉलिसी रेट पे आता है। 22% से पॉलिसी रेट 15% पे आ जाता है और कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमाया कमी है और ये एस्टिमेशन से ज़्यादा है। सो फॉरवर्ड लुकिंग उम्मीद ये है कि जो ये पॉलिसी रेट है ये और नीचे आ जाएगा। इससे जो पैसे स्टक हैं फॉर एग्जाम्पल नेशनल सेविंग स्कीम्स में या फिक्स्ड इनकम्स में, वो वहाँ से निकल के रिस्कियर एसेट्स में जाते हैं। अब दो ही रिस्कियर एसेट्स हैं पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को छोड़कर, वो हैं या रियल एस्टेट, जिसमें भी आपने देखा कि चूँकि टैक्सेशन की बातें हो रही हैं, उसको फॉर्मलाइज करने की बातें हो रही हैं, तो पाकिस्तान में देन स्टॉक एक्सचेंज बिकम्स अ प्राइमरी प्लेस फॉर पीपल टू पुट देयर मनी। सो ये तो बैकग्राउंड है। और फिर लोग ये समझते हैं कि 3 साल प्रोग्राम है फंड के साथ, एक स्टेबिलिटी रहेगी और इस स्टेबिलिटी के बाद ये भी लोग समझते हैं कि कुछ काम हुकूमत ऐसे करेगी जिससे एनर्जी सेक्टर संभल जाएगा, पाकिस्तान में थोड़ी सी जॉब क्रिएशन होगी, थोड़ी सी एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। सो ये एक ओवरऑल तनाजुल है। फिर दुनिया में एक याद रखिए कि जब तेल की कीमतें कम होती हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी $70-72 जब बैरल ऑयल आता है तो उसकी वाइबिलिटी बदल जाती है, इंपोर्ट बिल टूट जाता है, वाइबिलिटी बेहतर हो जाती है, सो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी टूट जाती है। फिर अथॉरिटीज़ का एक कंसिस्टेंट जिसे कहेंगे बयानिया रहा है कि वी वांट द इकॉनमी टू बी सेंटर स्टेज। आई थिंक इसने भी इस बात को तकवीत दी है। एक आखिरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है कि दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं दे आर रिएक्टिंग वेरी पॉजिटिवली जब ट्रम्प जो हैं जो कि एक प्रो ग्रोथ रजीम आई है, चाइना ने एक स्टिमुलस दिया। और आखिर में याद रखिए कि जब कीमतें बढ़ती हैं, मैं और आप दोनों जब कीमतें एक चीज़ की 10 रुपए की बजाय 12 रुपए देते हैं, क्योंकि चलें इन्फ्लेशन कहें या जो भी कहें, कीमतों के बढ़ने के बहुत से अनासर हैं, तो जब 12 रुपए जब जाते हैं एक कंपनी के पास तो वो 2 रुपए ज़्यादा पर प्रोडक्ट लेती है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर आई। फिर बैंकों ने बहुत बेहतर इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि 80% तो बैंक लेंड कर रहे हैं, स्टेट बैंक से पैसे पकड़े, गवर्नमेंट को पकड़ा दिए, नॉन रिस्क बैंकिंग है। फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर की वजह से बेहतर हुई। फिर आखिर में ये याद रखिए कि जहाँ तक पॉलिटिकल हालात का ताल्लुक है, आई थिंक अभी भी जो मार्केट है वो इसको इस तरह ली रही है कि सेंस विल प्रिवेल, थिंग्स विल काम डाउन, देयर विल बी लीडरशिप्स विल कम ऑन द टेबल, ये सब चीज़ें। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी मसाइल हैं वो पॉलिटिकल और लीगल हैं। हाँ, यही मैं आपसे पूछना यही चाह रही हूँ कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी यही कह रहे हैं कि ये धरने और एहतजाज से रोज़ाना की बुनियाद पर जो पाकिस्तान को 190 अरब रुपए जो है उसकी बुनियाद पर नुकसान हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हुकूमत को किस तरह के से काबू पाना चाहिए इन हालात पर और कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए ना, पाकिस्तान में जहाँ पे हम ये रियलाइज़ करते हैं कि 40% पावर्टी है, जिसका मतलब है कि $3.25 से नीचे लोग रह रहे हैं। मिडिल इनकम पावर्टी इतनी ज़्यादा है, बच्चे स्कूल नहीं पहुँच सकते 2.5 करोड़, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, स्मॉग के मसाइल हैं, एक्सपोर्ट कम है
अब ये आपके इतने देरीना मसाइल चल रहे हैं, सो उसमें अगर अनसर्टनिटी ऐड होगी, इसका जो भी तस्फिया है वो पॉलिटिकल है, इसका जो भी तस्फिया है वो लीगल चैलेंजेस से ओवरकम होना है, इसका जो भी तस्फिया है एवरीवन हैज टू कम टुगेदर एंड फाइंड अ वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। और तो कोई तरीका नहीं है ना, किसी ने बाहर से आके तो ये मसला नहीं हल कर लेना। और फिर ऑफ कोर्स जितनी भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, बोथ मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी है, दे ऑल हैव टू थिंक थ्रू दिस कि इसको कैसे ऐसी तरफ लेके जाया जाए कि ये एक सर्टेनिटी आ जाए कि अगले 2 से 4 साल जो हैं वो कैसे गुजरेंगे। अनफॉर्चुनेटली दैट सर्टेनिटी हैज एल्यूडेड। मार्केट के बारे में दो मेरी राय कल से ये थी, कल मैंने एक इंटरव्यू में बल्कि ये कहा भी था कि मार्केट मुझे टॉपिश लग रही है। टॉपिश का मतलब है कि टॉप हैवी लग रही है, करेक्शंस आती जाती रहती हैं मार्केट में। सो आई थिंक एक करेक्शन कल भी थोड़ी सी, आज तो खैर ऑब्वियसली एक करेक्शन भी दिखाई दे रही है। सो ये एक ओवरऑल तनाजुल है जिसमें इस वक्त इकोनॉमी जो है प्ले कर रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि IMF के प्रोग्राम से एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, स्टेबलाइजेशन का पाथ है, पर इसका कतई तौर पे, और ये जुमला मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ये एक वक्त और एक स्पेस मिली है, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आपको एनर्जी सेक्टर की सर्जरी नहीं करनी। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि मुल्क का जो ग्रोथ फ्रेमवर्क है, यानी कि मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, एग्रीकल्चर को बढ़ाना, सर्विसेज सेक्टर को बढ़ाना, ये एक बहुत ही जिसे कहेंगे आसानियां कारोबारी पैदा करना, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बेहतर करना, ये 2 काम ही पाकिस्तान के इतने बड़े हैं। फिर पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की ठीक करना, बड़े काम फंडामेंटल अपनी जगह कायम है, और उसके लिए पाकिस्तान कंसिस्टेंटली इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू डू देम। और उसकी मिसाल मैं यूं देता हूं कि एक काम करने जा रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन करनी है, आप PIA की प्राइवेटाइजेशन को अगर एज अ टेस्ट केस सोचें, इतना वक्त मिला, ये मतलब 2015-16 में भी यही करने जा रहे थे, उसके बाद 2023-24 में ये करने जा रहे थे, 2 हुकूमतों के हाथ से गुजरी, बट नतीजा ये है कि इन द एंड वी कुड नॉट मटीरियलाइज अ प्राइवेटाइजेशन जो कि मेरे ख्याल में की जा सकती थी विद 4 गुड बायर्स ऑन द टेबल शोइंग इंटरेस्ट। सो नतीजा ये है कि IMF से पैसे लेके वक्त तो गुजर रहा है, पर जो फंडामेंटल काम है, जब भी हुकूमत कोई भी हो, और ये हुकूमत मैं इसको नहीं कह रहा, all the governments have found it difficult कि स्टेट फंडामेंटल इश्यूज जो हैं, प्राइवेटाइजेशन है, डीरेगुलेशन है, पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ है, जब भी करने जाते हैं हम कामयाब नहीं होते। ये है रियल स्टोरी इस वक्त पाकिस्तान की। डॉक्टर साहब आपकी जानिब वापस आती हूँ, बेलारूस के सदर जो हैं वो दौरा पाकिस्तान पर के लिए आए हुए हैं, कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा उनका, और सरमायाकारों का फिर पाकिस्तान में इस दौरे के बाद कितना ज़्यादा एतमाद मजीद जो है वो बहाल होगा? देखिए, रीजनल ट्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इस पे मैं आज भी कहता हूँ कि इन चीज़ों को जामे करने के लिए बिफोर कोई विजिट करता है तो आप ट्रेड एक्सपर्ट से, ट्रेड इकोनॉमिस्ट से एक पर्चा तैयार करवाएं कि, और वो पर्चा इतना सादा होना चाहिए कि अगर टीवी पे प्रेजेंट किया जाए तो आप भी समझ सकें उसमें कि ट्रेड, ट्रैक्टर्स, डिफेंस, एग्रीकल्चर, कौन कौन से ऐसे मौके हैं। मैंने तो 3 वो सादे मौके सामने रखे हैं जो उनके साथ हैं। क्या हम अजनास उनको भेज सकते हैं? क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं एनर्जी? सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड ऑन दिस? रीजनल ट्रेड पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, चाइना, कार कंट्रीज़, रशिया, ईरान, ये तो ऑब्वियस पार्टनर्स हैं, और फिर मिडल ईस्ट। अगर इस रीजन को आप पूरा देखें, इसमें ट्रेड कॉस्ट्स कम हैं, इन चीज़ों को फूड की ज़रूरत है, पाकिस्तान फूड बास्केट बन सकता है इन चीज़ों की। इसीलिए मैंने कहा कि एक फंडामेंटल मसला पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की सलाहियत को बहुत बेहतर करना है। ये कहीं पे 1/3 है कंपेयर टू द वर्ल्ड जो हमारी यील्ड्स हैं। सो इट्स गुड कि पाकिस्तान वो आए हैं, इट्स गुड कि रीजनल ट्रेड को आगे लेके चल सकते हैं, उनसे हमारे डिफेंस इंगेजमेंट भी है। इस सारे को इस तनाजुल में देखिए कि रीजनल कंट्रीज़ जहाँ पे ट्रेड करती हैं, चाहे वो आसियान रीजन हो या EU हो, ये तो आप EU तो खैर बहुत आगे चला गया है वन करेंसी पे, तो उन्होंने कितनी तरक्की की है। जहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज किसी मुल्क का है कि वो बेहतर एक चीज़ बना सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, एग्रीकल्चर पाकिस्तान का कंपेटिटिव एडवांटेज है, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान का कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है। ये एक बड़ा रीजन है, बहुत लोग रहते हैं। सो आई थिंक लेट्स सी
डॉक्टर साहब, ये फूड बास्केट की आपने बात की, चलें रीजनली तो इसको देख सकते हैं, लेकिन हुकूमत किस तरह से आमादा कर सकती है जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, और यहाँ पर कितना पोटेंशियल आप देखते हैं जहाँ सरमायाकारी हो सकती है बाहर के बायर्स के लिए? लेकिन सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान को बाहर बेचने वाले कौन हैं। यू गॉट टू हैव फेसेस विच आर सेलेबल आउटसाइड। ये मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि आधी गेम जो है वो तो मार्केटिंग से ही पूरी हो जाती है। द वे यू आर एबल टू कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड व्हाट यू आर सेलिंग। यू मे बी सेलिंग अ product which is not the best in the world, but you know what is your sale pitch. So एक टीम बनाएं जो communicate कर सके कि what does Pakistan actually offer. I don't mean just making advertisements. It really जैसे मैं कहता हूँ कि that has to be research based. कहाँ पे एग्रीकल्चर में कब आते हैं, कहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए कैसी आपको। मैं हमेशा कहता हूँ पैसे इज नॉट द ओनली थिंग दैट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान नीड। पैसे तो हमने चाइना से बहुत से ले लिए और बहुत बड़ा कर्ज लेकर आज उसी कर्ज को रीप्रोफाइल करते फिर रहे हैं। Where did we go wrong in our old FDI? So FDI में 3 चीजें चाहिए, पैसे तो चाहिए ही चाहिए, आपको मैनेजमेंट ट्रांसफर चाहिए। ऐसे शोबे हैं जिनमें पोटेंशियल है, कहाँ से आ सकती है FDI, ये भी जरा बताइएगा। सो एक मैनेजमेंट ट्रांसफर और दूसरा आखिर में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, सो दैट पाकिस्तान को आप अपग्रेड कर सकें। देखिए पाकिस्तान के जो शोबे हैं जिनमें आप ये काम कर सकते हैं और जिनमें सबसे बड़ा पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट फार्मिंग एक चीज है। पाकिस्तान की जो माइंस एंड मिनरल्स है उसमें एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट है। फिर पाकिस्तान की जो ITES है उसकी एक्सपोर्ट में, उसके मुआहिदों में एक वो इंटरेस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा जो आना चाहिए इंटरेस्ट कि पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर्स होने चाहिए, जो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर है उसके जॉइंट वेंचर्स बाहर के साथ, पेट्रोलियम एंड एनर्जी सेक्टर इसमें एक इंटरेस्ट है। इन्हीं सेक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। फिर ऑटो और बाकी जो सेक्टर्स गुजरांवाला और सियालकोट जो ट्रायंगल कहलाता है वहां जाके देखें क्या है। बहुत सो एंड जो हमारी गुफ्तगू का है वो इज द फॉलोइंग, एक वक्त और स्पेस मिल गई है, इसमें मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, रिसर्च करनी है, टीम्स बिल्ड करनी है, इन सब चीजों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और वी विश कि आप जैसे जो इकोनॉमी एक्सपर्ट्स है इस तरह की डिसीजन मेकिंग में और इस तरह की टीम्स में उनको शामिल किया जाए, ताकि जिस तरह के आपने अभी एडवाइसेस दी हैं और उनसे आगे जो आउटकम्स हैं वो बड़े पॉजिटिव है और उनसे बड़ा बेहतर होगी हमारे मुल्क की मैशत। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे और इकोनॉमी पे हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर।